हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो कूलाम का नियम होता क्या है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे और इसके फॉर्मूले के कैसे हम लोग मतलब इसका फॉर्मूला आता है, उसकी क्या डिफिनेशन है उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, डिफिनेशन की तरफ मैं आपको डिफिनेशन पहले नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिफिनेशन थोड़ी सी, अगर आप पहले डिफिनेशन ही पढ़ेंगे तो डिफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। पहले मैं आपको एक फिगर की मदद से समझाऊंगा, समझ में आने के बाद फिर आपको उसकी डिफिनेशन बताऊंगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने फिलहाल डिफिनेशन लिख रखी है, इसको आपको पढ़ के अभी परेशान नहीं होना। अभी मैं एक एक लाइन, यहाँ पर जितनी लाइनें दिख रही हैं, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करते हुए बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसके बाद आपका कूलाम्स नियम एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाने वाला है। और मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो कूलाम का नियम है, मैं बोल तो रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कूलाम का नियम आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर पढ़ाई क्यों रहे हो, जब पूछा ही नहीं जाता तो पढ़ाई क्यों रहे हो। तो बेटा, पढ़ाने का मतलब ये है कि इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कूलाम का नियम आपसे कभी ना पूछा गया है, आज तक कभी नहीं पूछा गया और ना पूछा जाएगा, ठीक है। तो कूलाम का नियम हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इस पर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग कूलाम नियम को खत्म करेंगे, एकदम समझ लीजिए, पूरा इसको खत्म कर देंगे अच्छी तरीके से। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर जो कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम, ये साइंटिस्ट थे कूलाम ने बताया कि दो पॉइंट के बीच, अगर हम लोग के पास दो पॉइंट है, मान लीजिए Q1 और Q2, मान लीजिए दो चार्ज हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास दो चार्ज हैं तो इन दोनों चार्ज, मान लीजिए ये कुछ दूरी पर रखे होंगे, ठीक है। ये क्या है, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग चलिए मान लेते हैं R, ठीक है। एक बार सपोज किया कि इन दो ये मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, मान लीजिए ये आपकी गर्लफ्रेंड रखी हुई है, चलिए सपोज करते हैं, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये आपकी गर्लफ्रेंड खड़ी है और ये आप खड़े हैं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ पर आपकी जीएफ खड़ी है, यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है। ये तरीका, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब कूलाम ने बताया क्या, यहाँ पे देखिए दो हम लोगों ने आवेश लिया, इसका मान लीजिए आप पे क्या है, आप पे चार्ज है, मान लीजिए ये आप हैं, आप पे चार्ज है Q1, ठीक है। ये आपकी जीएफ है, इस पे चार्ज है Q2, ठीक है। तो बच्चों, कूलाम ने बताया क्या कि कूलाम ने ये बताया कि इन दोनों मतलब चार्जेस के, यानी कि इन दोनों आवेश के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, इसके बारे में बताया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए, उनका कहने का सीधा सा मतलब ये था कि जब हम एक आवेश, मतलब जब हम दो आवेश को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखते हैं, ध्यान से सुनना, ये वाला कॉन्सेप्ट हटा दो, ठीक है। ये वाला मैंने सिर्फ मजाक के लिए बताया था, फिर भी ये अप्लाई करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। इन्होंने देखिए सीधा सा इन्होंने बताया क्या, इन्होंने ये बताया कि जब हम दो आवेश लेते हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर, एक दूसरे से हम लोग कुछ अल्प दूरी पर, हम लोग जब कोई दो आवेश लेते हैं तो इनके बीच लगने वाले फोर्स को कौन बताया, कूलाम ने बताया। कूलाम साहब ने बताया कि दो वस्तुओं के बीच कितना फोर्स लगेगा, उसको हम लोग कूलाम्स लॉ से बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने पहली बात क्या बताई, इन्होंने पहली बात ये बोला, इन्होंने बोला कि दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि ये F इक्वल टू, यहाँ पर जो आपका ये अनुक्रमानुपाती, देखिए अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। जैसे देखिए, आपके पास ये कोई A है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई A है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी कि अनुक्रमानुपाती है B के। तो इसका मतलब ये है कि जब B को बढ़ाएंगे तो A भी बढ़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब B को बढ़ाएंगे तो A भी बढ़ेगा, जब B को घटाएंगे तो A भी घटेगा, ठीक है। जब B को मारेंगे तो A को भी चोट लगेगी, जब A को मारेंगे तो B को भी चोट लगेगी। ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है, यानी कि अनुक्रमानुपाती का। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट ये है कि A इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम लोग
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करें तो यहाँ पर ये हमारा इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। तो देखिए इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग b को यहाँ पर अगर बढ़ाएंगे तो a क्या होगा, घटेगा, ठीक है। यहाँ पर सीधा क्या मतलब था, जब b को बढ़ा रहे थे तो a भी बढ़ रहा था और जब b को घटा रहे थे तो a भी घट रहा था, ठीक है। मतलब वो दोनों क्या थे, सेम थे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब b को बढ़ाएंगे तो a क्या होगा, घटेगा, और जब हम लोग a को बढ़ाएंगे तब क्या होगा, b यहाँ पर घटेगा। ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जरूर से आप याद रखिएगा अगर आपको नहीं पता तो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया। फिलहाल अब यहाँ पे बात कर लें तो कुलाम साहब ने पहली बात क्या कही, कुलाम साहब ने पहली बात ये कही कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों पर जो लग रहा है फोर्स यानी कि बल, वो क्या होगा, इन दोनों की मात्राओं के यानी कि मैग्नीट्यूड के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये बात नहीं समझ में आई, अभी आपको समझ में आ जाएगी। पहली पॉइंट तो इन्होंने क्या कही, ये कही, ठीक है। इन्होंने कहा, क्या कहा कि इन दोनों पर लगने वाला बल क्या होगा, इनके मतलब इनके Q1 और Q2 के मतलब Q1 और Q2 के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती होती है। अब दूसरी बात इन्होंने ये कही, दूसरी बात ये कही कि इन दोनों पर मतलब इन दोनों वस्तु पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कहा इन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला फोर्स, ठीक है, लगने वाले फोर्स क्या, F, लगने वाला फोर्स क्या है, F है, यानी कि बल F है। तो क्या कहा कि लगने वाले बल के क्या है, बल के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के, दूरी क्या है, R है, इसका वर्ग, दूरी के वर्ग के माफ कीजिएगा व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये दो बात कही कुलाम ने। अब इसी दो बात से हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। इसी दो बात से फॉर्मूला निकालते हैं। अब चलिए डिफिनेशन में आपको बता देता हूं, ठीक है। डिफिनेशन, अब देखिए डिफिनेशन पढ़िए, आपको ज्यादा समझ में आएगी। इन्होंने क्या कहा, स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, जैसे कि मैंने एक आवेश ये लिया Q1 और एक लिया Q2। अब ध्यान से सुनिएगा, एक Q1 लिया, एक Q2 लिया, यहीं पे ये बात लिखी हुई है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण। वो डिपेंड करेगा कि Q1 पे कितना चार्ज है और Q2 पे कौन सा चार्ज है, मतलब Q1 पे कौन सा चार्ज है और Q2 पे कौन सा चार्ज है। प्लस प्लस रहेगा तो रिपल करेगा यानी कि क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और जब प्लस माइनस यानी कि अपोजिट साइन का रहेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये बात आप जानते होंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है आकर्षण और प्रतिकर्षण, इसी को हम लोग कह देते हैं डायरेक्टली, इसको हम लोग कह देंगे विद्युत बल, ठीक है। विद्युत बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पहली बात यहाँ तक खत्म हो गई, ठीक है। यहाँ तक जितनी बात, यहाँ से यहाँ तक क्या हुई, ये इतनी बात यहाँ पे इस शॉर्ट में लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा है दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, दो स्थित आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो पहली बात आपको समझ में आ गई, पहली बात यहाँ तक लिखी है। अब दूसरी बात यहाँ पे और करके बोल रहा है, और बोल रहा है उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग। देखिए बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी है R, तो यहाँ पे बोल रहा है बीच की दूरी के वर्ग, यानी कि इस पे क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये दूसरी बात, ये दूसरी लाइन यहाँ पर आपको इतने में मिल गई, ठीक है। तो अब आप डिफिनेशन को फिर से पढ़िए और लिखिए, ठीक है। मेरे साथ यहाँ पे मैं आपको फिर से पढ़ के बता दे रहा हूँ। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण, इसको हम लोग कह देंगे विद्युत बल, उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, पहला पॉइंट हो गया। और उन आवेशों के बीच यानी कि Q1 और Q2 के मतलब बीच की जो दूरी है, Q1 और Q2 के जो बीच की दूरी है उसके वर्ग यानी कि इसके स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहें तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे F इक्वल टू, यहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते ही हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट यहाँ पर हम लोग लगा देंगे K, ठीक है। तो कांस्टेंट लगा दिया Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्म में बन गया, ठीक है। अब कांस्टेंट की वैल्यू होती है, यहाँ पर जो कांस्टेंट दिख रहा है इसकी वैल्यू इसके प्लेस पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर K इक्वल टू हमारे पास वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 1/4 पाई, ये तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पर जो एप्सिलॉन
एप्साइलन नॉट दिख रहा है, ये क्या है, निर्वात में विद्युतशीलता है। ठीक है, इसकी बात अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर के की वैल्यू लिख लेंगे और के का जब आपको मान, अगर के की वैल्यू अगर आपको मतलब के की हो चाहे 1/4 पाई एप्साइलन नॉट की वैल्यू अगर आपको लिखनी हो तो इसकी वैल्यू आप लिखेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। देखिए इसकी यूनिट भी पूछा जा सकता है, इसकी वैल्यू भी पूछा जा सकता है। ये वैल्यू डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो के प्लेस पे रख देंगे हम लोग 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। और Q1 पहला चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है, यानी कि पहला आवेश दूसरा आवेश है, और R स्क्वायर क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी की वर्ग है। ठीक है, तो इतना सा ये हमारा यही फॉर्म बन गया, ये हमारा क्या है, फाइनल रिजल्ट है, ये कूलाम का नियम है। ठीक है, इतना छोटा सा नियम था। देखिए इसमें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में अच्छी तरीके से समझाया, मैंने अपने पूरा एफर्ट दिया आपको। अब देखिए ये फॉर्मूला बन तो गया, अगर इस पे अब न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा मैं इसकी भी बात कर लूं। फिलहाल न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, आपको एक मतलब एक आवेश ऐसे दे, मतलब आपको बोलेगा Q1 मतलब एक आवेश इस तरीके से, एक आवेश इस तरीके से, इस पे कुछ चार्ज दे देगा और इस पे कुछ चार्ज दे देगा। ठीक है, और इन दोनों के आवेश की मतलब इन दोनों के आवेश के बीच की दूरी कुछ दे देगा और आपको कहेगा इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, जब दो बिंदुओं के आवेश के बीच मतलब लगने वाले फोर्स को कैसे निकालेंगे, आप इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। इस पे Q1 मतलब पहले आवेश के प्लेस पे Q1 रख देंगे और दूसरे पे मतलब क्या करेंगे Q2 के प्लेस पे रख देंगे और बीच की दूरी को क्या करेंगे R के बराबर लिख देंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या रखेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये आप रख देंगे। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने जो आपको बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू तो बता दी, लेकिन यहाँ पर देखिए 1/4 पाई ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। इसको ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से है। ठीक है, एप्सिलॉन है, इसके नीचे 0 लगा है, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको पहले मैं लिख देता हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर निर्वात में विद्युतशीलता। अगर इंग्लिश में आप हमसे पूछेंगे तो इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे देखिए इस पे बहुत बार क्वेश्चंस जेई में भी पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं जेई मेंस में इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जेई मेंस का क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था 2019 में। ठीक है, जेई मेंस के क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे 2019 में, आपसे पूछा गया था इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की क्या बताना है, आपको डायमेंशन बताना है। ठीक है, यानी कि आपको निर्वात में विद्युतशीलता की क्या बताना है, वीमा बताना है। तो वीमा आप कैसे निकालेंगे, इसका अगर मैं आपको वीमा मैं आपको बता देता हूँ, जेई मेंस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इसके अगर वीमा की बात करें तो इसका वीमा होता है A² A2 और यहाँ पे T2 और अपॉन में हमारे पास होता है ML T की पावर -2 L की पावर 2। अब इसको अगर हम लोग अच्छी तरीके से लिखें तो इसका वीमा हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हो जाएगा M की पावर -1 और L की पावर -3 और यहाँ पे T की पावर 4 और A की पावर 2। इस तरीके से इतना बड़ा आपका इसका क्या है, वीमा यानी कि डायमेंशन है, किसका है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, जेई मेंस में 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 में ये आपका जेई मेंस का क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 और 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको चाहें तो आप नोट कर लीजिए, नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, इस तरीके से आप कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कूलाम ने सिंपली बताया कि कूलाम ने बताया कि दो बिंदुओं के बीच लगने वाली बल की हम लोग गणना कूलाम्स लॉ से करते हैं। कूलाम्स लॉ का ये फॉर्मूला है, इसी तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक का एम हम रखते हैं मात्र 100 लाइक। अब जल्द से जल्द कंप्लीट करा दीजिएगा, जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। और मैं बुक की बात कर दूं, अगर आप अभी तक बुक नहीं लिए हैं, जैसा कि अभी स्टार्टिंग है 2023 वाले स्टूडेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक बुक नहीं लिए हैं तो बुक का मैं बार बार कह रहा हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर बुक को परचेस कीजिए। आपके मतलब आप अमेजोन से जाकर परचेस कर सकते हैं, लिंक मैं दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए और बुक को परचेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।